Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about political science for class 9th, and in this video we understand about the chapter number 2, that's name is the constitutional design, and it is our second part of this chapter. Our today's topic is how did democracy originate and develop in India. So dear students, now we can continue first of all the content of this topics. तो इसमें नॉर्मली कहता है the ancient India has a many republics called Gangshang. The republics were the two kinds. One whose chief bore the title of Raja, who was elected king, and other the class of republics that has no kings. अब यहाँ पे कहता है कि रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो इंडिया में बहुत पहले से रिपब्लिक की जो फॉर्मेशन है वो चली आ रही है, और उसमें हम उस वक्त रिपब्लिक्स को कंगशांग कहते थे. और रिपब्लिक जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक वो जिसमें राजा होता है और दूसरा वो जिसमें राजा नहीं होता है. तो जो राजा होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, और दूसरा राजा नहीं होता है. फिर कहता है दे वर गवर्नड एन असेंबली, और वो क्या करते हैं, अपने जो काम होते हैं वो एक असेंबलीज के थ्रू गवर्न करने का काम करते हैं. लॉर्ड बुद्धा फादर वॉज द चीफ ऑफ द शाक्य क्लेन. जो लॉर्ड बुद्धा के फादर थे वो क्या थे, शाक्य जो डायनेस्टीज थी उसके वो क्या थे, चीफ थे. और ये भी कह लीजिए द शाक्य रिपब्लिक स्लेस ऑन बॉर्डर ऑफ द नेपालीज एंड इंडियन टेरिटरीज. तो शाक्य इंडस्ट्री जो थी वो बॉर्डर्स थी किसकी, नेपाल और इंडियन टेरिटरीज की. फिर कहता है राजधर्म की अगर बात करें, राजधर्म द किंग एंड हिट्स ड्यूटीज की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है राजधर्म हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इन इंडियन फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट टाइम. अगर हम राजधर्म की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इंडिया में लोग बहुत ही पहले से क्या करते हैं, लगातार उसके बारे में विचार करते रहते हैं, उस पर बातें करते रहते हैं. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, the taxes the king received is the remuneration paid to him for the service he rendered his people. अब यहाँ पे कहता है कि जो कौटिल्य हैं उनके हिसाब से ये होता है कि उनका एक बुक है अर्थशास्त्र कौटिल्य का, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो राजा होता है वो क्या करता है, जब टैक्सेस रिसीव करता है तो टैक्सेस इसलिए रिसीव करता है ताकि वो अपने लोगों को क्या कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड करा सके. इन हैप्पीनेस ऑफ अ पीपल लेज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेल बीइंग हिज वेलफेयर. अब यहाँ पे कहता है इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लेज द किंग्स ऑफ हैप्पीनेस. अगर लोग अच्छे होंगे, लोग खुश होंगे तो जो किंग होगा वो भी खुश होगा. इस तरीके से हम उसको देखने का काम करते थे. इन देयर वेल बीइंग्स हिज वेलफेयर, और ये तब पॉसिबल है जब वो क्या हो, अच्छा काम करने का काम कर रहा हो. स्टेट इन मेडिवल इंडिया की अगर बात करते हैं तो कहता है द मेडिवल मुस्लिम स्टेट वॉज अ theocracies. The kings ruled in the name of the khalifas, but in practice the king was an aristocratic ruler who had the complete power. अब यहाँ पे क्या होता है कि मेडिवल पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात करते हैं तो जो स्टेट थे वो नॉर्मली अगर देखें तो खलीफा के अंडर कंट्रोल्ड होते थे, ठीक है. और ये भी कहता है लेकिन जो रूल्स प्रैक्टिस किए जाते थे, जो कंडीशंस प्रैक्टिस की जाती थी, वो कंप्लीटली उसका जो पावर होता था वो किंग के पास होता था. फिर कहता है बट द सम रूलर्स लाइक अकबर डिड नॉट थिंग्स विच मेड द ग्रेट देम ग्रेट. अब कुछ अकबर, जैसे कि अगर मान कुछ और पीपल रूलर्स की बात करें तो उसमें एक अकबर का नाम आता है जिन्होंने जो खलीफा वाली सिचुएशंस थी या रूलर वाली सिचुएशन थी जिनका कंप्लीट पावर उनके किंग के अंदर कंट्रोल होता था, इसको उन्होंने जो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या रहा कि अकबर को आज महान कहा जाता है. फिर कहते हैं अबुल फजल द ऑथर ऑफ द अकबरनामा राइट्स द ट्रू किंग्स फेयर गॉड. अब उन्होंने क्या कहा, अब जो अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा लिखने का काम किया था, उन्होंने अपने अकबरनामे में लिखा कि द ट्रू किंग्स फेयर्स गॉड. ठीक है, जो ट्रू किंग होता है वो एक गॉड की तरह होता है, यानी कि अगर देखें तो वो ईश्वर का पुत्र होता है, ऐसा कहने का सेंस उनका था.
इज जस्ट एंड द कंसर्न अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, ठीक है। और वो क्या करता है, जो वो राजा जो होता है वो गॉड की तरह होता है, और वो क्या करता है, अपने लोगों की खुशियों के बारे में बात करने का काम करता है, यानी कि अपने लोगों को खुश रखने का काम करता है। ऑल द सेम वी वुड एक्सेप्ट दैट द colonial रूल्स प्लेड अ रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज। सेम सिचुएशन अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने का काम करना शुरू कर दिया हमने कि कॉलोनियल रूल प्लेड अ रोल ऑफ इनोवेशन, इवोल्यूशन का काम उसने किया, जो बदलाव लाने का काम किया कॉलोनियल पीरियड ने ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज। किस तरीके से उस इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उसको खड़ा करके जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते थे उन आइडियाज के बेसिस पे जहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। द वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टिल्ड in the mind of the educated classes of western ideas of liberty and equalities। यहां जो कह रहा है कि the western education instilled in the mind, उनके माइंड में क्या था, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो पश्चिमी जो सभ्यताएं रही हैं, जो पश्चिमी ज्ञान रहा है, उसको उन लोगों ने क्या किया था, उसको द माइंड सेट ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको वेस्टर्न आइडियाज के साथ क्या किया, जोड़ने का काम किया, ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वलिटी, किस बेसिस पे, लिबर्टी और इक्वलिटीज के बेसिस, भाईचारा और समानता के बेसिस पे। फिर कहता है द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम knit up the vast country and gave to our people a sense of the oneness। अभी इसमें क्या रहा कि इनकी जो इन्होंने जो अपने बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंट्रोड्यूस किया, इसमें रेलवे, टेलीफोन और टेलीग्राम की बात करें तो इसने क्या किया, हम लोगों की पहुंच को दूर तक बढ़ा दिया, जिससे हम अपने अंदर यानी द गिव टू आवर पीपल अ सेंस ऑफ वननेस, एक नेशन के रूप में, एक यूनिट के रूप में इसने क्या क्या जनरेट करने का किया, हम कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है। और ये भी कहते द फ्यू न्यूज़पेपर्स सच एज अ ट्रिब्यून एंड द हिंदू हैड अ रोल इन द forestings, just a minute, role in the foresting partisans and the ideas of liberty and the just in our countries। अब इन लोगों ने यानी कि ट्रिब्यून जैसे या हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर्स ने क्या किया, जो हमारी आइडियोलॉजीज थी, जो जस्टिस थी या आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी की बात कर लें, यानी कि भाईचारे के कॉन्सेप्ट की बात कर लें, या फिर जस्टिस की बात कर लें, सबको न्याय की बात कर लें, इस वाले कॉन्सेप्ट को इसने ज़्यादा प्रोपोगेट करने का काम किया, उसके बारे में बताने का काम किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 established the responsible governments in the provinces। अब यहाँ पे क्या रहा कि 1935 में एक एक्ट लाया गया था जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। दोज ऑफ आवर लीडर्स, जो क्या होंगे, हमारे अपने लीडर्स होंगे, हु गॉट द इलेक्ट टू द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैज हैड गुड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम द फैमिलियर। अब यहाँ पे क्या था कि एक एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट इसको एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के थ्रू 1935 में, और उसमें जो लीडर्स रहे वो हमारे अपने बीच के लोग थे जिनको हम इलेक्ट करते, और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि जो उस समय हमारी स्थानीय जो गवर्नमेंट थी जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसके साथ एक बेहतर फैमिलियर अपॉर्चुनिटीज़ को यानी कि एक अच्छे कंडीशन को जनरेट करने का काम उन्होंने किया कि अच्छा इन्वायरमेंट बना के एक अच्छा फैमिलियर इन्वायरमेंट को बनाया जाए, उनके साथ भी और अपने लोगों के साथ भी। द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल्स की अगर बात करते हैं तो मेनी राइटर्स हैव सजेस्ट दैट द इंडियाज डेमोक्रेसी इज अ मेनली द लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनिज्म। जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश कॉलोनिज्म की देन है, ऐसी समझिए, यानी कि वहाँ पे जो रोल प्ले करते हैं वहाँ की डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें यहाँ पे थी। फिर दिस आर्ग्यूमेंट कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये आर्ग्यूमेंट जो होता है कि जो ब्रिटिश की देन है यहाँ की डेमोक्रेसी, ये आंसर नहीं है जो हमारे क्वेश्चन है उसको लेके। तो व्हाई डिड डेमोक्रेसी फेल टू टेक अ रूट इन पाकिस्तान? अगर ऐसा है कि उन्होंने जो हमें डेमोक्रेसी का पार्ट पढ़ाया, जो डेमोक्रेसी का फॉर्मेट हमको दिया, वो अगर सही है तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इसकी रूट्स बहुत कमज़ोर है या फिर अच्छी नहीं है? आफ्टर ऑल द पाकिस्तान इज ऑल्सो द comprised
of such territories as we were under the British कंट्रोल। तो कहता कि पाकिस्तान भी उस वक्त क्या था कि ब्रिटिश कंट्रोल में ही था जैसे कि हम लोग थे। तो हमारे लिए डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन अलग है, क्यों पाकिस्तान के लिए क्यों अलग है? इनफैक्ट द डेमोक्रेसी ग्रेटेस्ट द स्ट्रेंथ इन द टॉलरेंस और ओपन माइंड विच इंडिया हैज इन द अबॉन्डेंस। अब यहाँ पे कहता है कि अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इज अ टॉलरेंस और ओपन माइंडनेस, यानी कि खुले दिमाग का, यानी कि लोग व्यक्ति अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकें, अपनी चीज़ों के बारे में बात कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, ये तमाम तरह की जो चीज़ें दी जा रही थी उनको वो रिप्रेजेंट करता है। कहता विद द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज, और वो किसके साथ? प्रोसीजर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी लेजिस्लेटिव जो हमारे रूल्स बनाए जा रहे हैं हमारी असेंबली में उसके साथ। अब यहाँ कहता था फ्रीडम मूवमेंट एंड द फ्रीडम फाइटर्स की अगर बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट हमारे क्या रहे और फ्रीडम फाइटर्स क्या रहे उसकी बात करते हैं। एट अ टाइम व्हेन द कंट्री वाज द सेज्ड विद द ग्लूम, स्वामी दयानंद एंड द स्वामी विवेकानंद boldly proclaimed the superiorities of Indian culture and the civilization। अब यह कहता है कि at a time of the countries is seized with the gloom, तो जब हमारी जो कंट्रीज थी वो ग्लूम सिचुएशन को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जिसे हम कहते हैं स्वामी दयानंद और उसके साथ स्वामी विवेकानंद ऐसे बड़े लोग हुए, यानी कि बड़े विद्वान किस्म के लोग हुए जिन्होंने जो हमारी अपनी कल्चर्स थी, हमारी जो सिविलाइजेशन थी उसको इंपॉर्टेंस देने का काम किया। फिर आवर लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय द ब्रॉड एंडेड द सोशल बेस्ड ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब हमारे यहाँ जो लोग थे, यहाँ पे जो पहले की चीज़ें थी, जो प्रथाएं चला रही थी, उसमें जो बुराइयाँ थी उसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको इम्पोर्टेंस देने का काम किया कि इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, उस तरह की चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। हमारे दूसरे लीडर बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें या लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्होंने सोशल बेस्ड सोसाइटी को बेस बनाने का काम किया था नेशनल मूवमेंट को लेके। ठीक है, था ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज द प्रेजेंट्स लाइक द प्रेजेंट्स द वर्कर्स peasants, the workers, women's and the youth were united in their dislike of the British rule। उन लोगों ने क्या किया, यानी बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने क्या किया था, जो ये लीडिंग लीडर्स थे, इन लोगों ने हमारे सारी सोसाइटी के सभी लोगों को यूनाइट करने का काम किया था। वो ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द पीजेंट्स जो बहुत गरीब किस्म के लोग थे, वर्कर्स लेवल के लोग थे, जो वुमेन्स थी, यूथ थी, जो बड़े, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को यूनाइट किया किसके अगेंस्ट? अ डिसलाइक ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, जहां ब्रिटिश रूल को लोग पसंद नहीं करते थे। फिर कहता है इन 1990 द बिगिन द गांधी एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट। अब 1990 के दौरान क्या हुआ, गांधी जी का जो एक्टिविटीज़ थी, यानी गांधी जी का जो मूवमेंट था वो थोड़ा तेज हो गया। फिर ये भी कहता था आवर लीडर्स फाइट for the independence so that they would use that a freedom to build a democratic government। अब हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, फाइट करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने सीधे सीधे साफ साफ किया क्या इसके साथ, फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू किया और साथ ही साथ डेमोक्रेसी के लिए, ताकि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को दे सके एंड अ सोसाइटी इन विच एवरी सिटीजन इज इक्वल प्रोटेक्टेड बाय लॉ। और वो सोसाइटी जिसमें सभी को क्या प्रोटेक्टली अगर देखें तो लॉ बाय लॉ के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए, सबको समानता की भावना को देखने का काम किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करते हैं तो अमंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द मेंशन मेड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहता कि बहुत सारी जो हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम में जो हमारे यहाँ पार्टीज थी उसको हम नॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते थे, जिसको फाउंड करने का काम किया गया था, यानी कि 1885 में इसको फाउंड किया गया था। और दूसरी जो थी हिंदू महासभा थी जो 1915 में फाइंड आउट की गई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI से कहते हैं, ये 1925 में फाइंड आउट की थी। फिर सोशलिस्ट पार्टीज कुछ थी जिसको 1934 में उनको सामने फॉर्मेशन में लाने का काम किया गया था। एंड इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, अगर इसकी बात करें तो कहता स्लाइटली मॉडिफाइड फ्रॉम ओल्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स
इन 1906। तो यह मुस्लिम लीग जो था, इंडियन मुस्लिम लीग को फिर रखा एक फॉर्मेशन में आया, जिस जो पहले मुस्लिम लीग के नाम से केवल जाना जाता था, और वो 1906 में स्टैब्लिश होने का काम किया, स्टैब्लिश था। फिर कहता है अ फ्यू रीजनल पार्टीज, कुछ हमारी क्षेत्रीय पार्टीज भी थी, सच एज अकाली दल एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर कहता है हैज ऑल्सो कम इनटू द एग्जिस्टेंट बिगिनिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो ये सारी पार्टीज क्या थी, नेशनल लेवल की भी और लोकल लेवल की भी कुछ पार्टियां सामने आई। फिर कहता है द्राविड कनघरम और वॉज द मेजर रीजनल पार्टीज ऑफ द तमिलनाडु की कुछ रीजनल पार्टीज थी। फिर कहता है द पॉलिटिकल पार्टीज एज वी नो हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, और जो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसका हमको पता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब हम डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन को फंक्शनिंग करते हैं, यानी डेमोक्रेसी जब हमारी रन कर रही होती है तो ये पार्टीज जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर कहता है दे ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट ऑफ सिटीजन्स, और इन लोगों ने क्या करना है कि दे ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट ऑफ सिटीजन्स, यानी ऑर्गेनाइज, ये एक ऐसी ग्रुप्स थी जो पढ़े लिखे लोगों की थी। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी, कई बार प्रभाव हुए जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हमारे रहे उसके बारे में। फिर कहता है इन्फ्लुएंस of the international events on our freedom struggles was formed and the deceives in Ireland peoples were waging home rule agitations the Japan's victory over the Russia in 1905। अब यहाँ पे इसे कहने का मतलब है कि केवल हमारे यहाँ नहीं, जिस तरह की कंडीशन हमारे यहाँ फ्रीडम फाइट्स को लेकर चल रही थी बाकी कंट्रीज में भी चल रही थी और सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें हम आयरलैंड की अगर बात कर लें तो वो होम रूल की बात करता था, कि वहाँ के लोग ही रूल्ड करें। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जापानीज़ की, तो जापानीज़ रसिया से क्या हुए 1905 में अलग हुए। फिर कहता है स्कर्टेड द मैथ ऑफ यूरोपियंस सुपरवेटसीज। फिर कहता है द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ द 1917 इंस्पायर्ड द यूथ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कहता है कि यूरोपियन में जो कंडीशन थी, सुपीरियरिटीज़ की अगर बात करें, जो प्रियोरिटी दी जा रही थी, जो बड़े लोग थे, ठीक है, उनको जो प्रियोरिटी दी जा रही थी उसमें भी प्रॉब्लम्स कुछ आने शुरू हुए, तो वहाँ पे भी इक्वलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने का काम किया। तो ये जो रशियन रिवोल्यूशन रहा वो इंडियन यूथ को, जो 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, वो इंडियन यूथ को बहुत ही इंप्रेस किया और उससे मोटिवेट करने का काम किया कि द डेमोक्रेसीज ऑफ द वेस्ट हैड अ हाइट लीव्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डेमोक्रेसी की बात करें तो जो वेस्ट की बात करें, वेस्ट साइड की बात करें, जैसे स्विट्जरलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, यूनाइटेड स्टेट हुआ, तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया था, वहाँ के लोगों का कंडीशन, डेवलपमेंट का कंडीशन बहुत अच्छा था। तो वो सारी चीज़ों को देख के यहाँ की यूथ बहुत मोटिवेट हुई। साथ ही साथ अगर कहें दे शोड द वे हाउ थिंग्स शुड बी मैनेज्ड बाई द वेलफेयर स्टेट। अब उन लोगों ने ये दिखाने का काम किया, ये देखने का भी काम किया कि अगर एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट को हम मेंटेन करते हैं तो कैसे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.